बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, यानी अपर हाउस में जाएगा। फिलहाल 454 वोट जो है वो इस बिल के हक में पड़े हैं। विशाल पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये हम सब जानते थे और मुझे लगता है कि आज ये देश की जो आधी आबादी है उसके लिए बड़ा दिन है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली लोकसभा से इस बिल पर मोहर लग गई है। हालांकि 2029 के चुनाव का इंतजार करना होगा महिलाओं को अभी। देखिए शोभना जी, बिल्कुल ये देश की आधी आबादी के लिए आज बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि पहली बार ये बिल संसद में 1996 में आया था, उसके बाद 1998, साल 2000 और वाजपेयी जी की सरकार में इसे कई बार पास कराने का प्रयास किया गया था। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इस बिल को लाया गया था। 2010 में ये राज्यसभा से पास हुआ था। हालांकि कांग्रेस ने उस वक्त इसे लोकसभा में पेश नहीं किया था, लेकिन आज मोदी सरकार जब इस नए सदन में पूरी कार्यवाही को शिफ्ट कराई और उसके बाद महिला आरक्षण बिल पहले बिल के तौर पर इस सदन में लाया गया। आप देखिए कि एक बड़े अंतर से आप ये कह सकते हैं कि हाउस में अधिकतर लोगों ने इसका समर्थन किया है। 2/3 का जो आंकड़ा है, लगभग 361 या 62 के आसपास, उससे बहुत ज्यादा यहां पर वोट महिला आरक्षण बिल को यहां पर मिला है। तो महिलाओं के लिए यह बेहद खुशखबरी की खबर है कि आने वाले दिनों में इस बिल को जब राज्यसभा में अभी पेश किया जाएगा, वहां से भी जब यह बिल पास हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में महिलाओं को 1/3 बहुमत यानी लगभग 33% का जो आरक्षण है वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में मिलने लगेगा। तो आने वाले दिनों में जब से ये लागू होगा, क्योंकि अमित शाह ने ये बताया है, पहले जनगणना होगी, फिर जो परिसीमन आयोग है उसका गठन होगा, और परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे सीटों के चयन में, क्योंकि हमने ये सुना गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था। बिल्कुल विशाल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंतजार अभी लंबा है। परिसीमन आयोग बनेगा, उसके बाद परिसीमन होगा, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी, जनगणना होगी, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि जातिगत जनगणना और जनगणना ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो चलिए, लेकिन इस रास्ते पे कम से कम आगे बढ़ना तो शुरू हुए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 454 वोट जो है वो इस कानून के हक में पड़े, लेकिन 2 वोट जो है वो इसके विरोध में भी पड़े। मुझे लगता है कि विशाल, 1 वोट तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का होगा। देखिए, ये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो 2 लोग कौन हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया है, लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है 454 सांसद महिला आरक्षण बिल के समर्थन में यहां पर दिखाई दिए हैं। ये बेहद बड़ा आंकड़ा है लोकसभा में, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया वो अपने आप में काफी अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि देश की संसद ने महिला आरक्षण कानून अब एक तरह से लोकसभा ने पास कर दिया है। राज्यसभा में इसे कल पेश होना है, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप लेगा। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया यहां पर कि इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, लंबा इंतजार होगा, पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा, परिसीमन आयोग उन सीटों का चयन करेगा, और हो सकता है कि जब परिसीमन आयोग का गठन हो तो आने वाले दिनों में देश में जो संसदीय क्षेत्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और उस आधार पर फिर महिला आरक्षण के लिए जो सीटें हैं उनका चयन किया जाएगा। हालांकि इसमें देखिए, जब परिसीमन आयोग का गठन होगा, जनगणना होगी, तो उसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया, और यह बताया कि क्यों परिसीमन आयोग के गठन होने का इंतजार किया जाएगा महिला आरक्षण को लागू करने के लिए, ताकि इस महिला आरक्षण को लागू करने में पारदर्शिता बनी रहे। और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में यह भी बताया था कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वायनाड की सीट को कोई महिला आरक्षित सीट घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस पर लोग राजनीतिक विरोध जताएंगे कि यह राजनीति के चलते किया जा रहा है। इसीलिए परिसीमन आयोग का जब गठन होगा उसमें रिटायर्ड जस्टिस मौजूद होंगे, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, उस आधार पर जाकर सीटों का चयन किया जाएगा कि आने वाले दिनों में कौन सी ये देखिए, बिल पास हो गया है, बहुत खुशी की खबर है। आधी आबादी आज जो है वो जश्न मनाएगी इस बात पर कि कम से कम शुरुआत तो हुई। ये इस देश की महिलाएं जानती हैं कि अभी समय लगेगा, लेकिन चलिए शुरुआत तो हुई। लेकिन मेरा सवाल आपसे इतर कुछ और है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ओबीसी और एससी एसटी के का जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा या ये कहिए कि कांग्रेस के द्वारा जोर शोर से उठाया गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़ा बिल लाकर बीजेपी या एनडीए सरकार जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रही है इस ओबीसी और एससी एसटी के मुद्दे पर, इस कोटा विद इन कोटे के मुद्दे पर, बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होगी?
देखिए शोभना जी, यहाँ पर जो अभी तक भारत की लोकसभा है जो या राज्यों की विधानसभा है, उसमें जिस तरह से जो आरक्षण का प्रावधान है वो एक सामान्य वर्ग की सीटें तो रहती हैं, उसके साथ ही एससी और एसटी वर्ग को ही आरक्षण का प्रावधान अभी भारतीय संविधान के मुताबिक है। यानी जो महिला आरक्षण भी दिया जाएगा वो इसी संविधान के मुताबिक ही दिया जा सकता है जिसका प्रावधान है, क्योंकि अभी तक ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव में आरक्षण का प्रावधान नहीं है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ने जो मुद्दा उठाया यहां पर ओबीसी आरक्षण का, ये कहीं ना कहीं 2024 की राजनीति को देखते हुए उठाया गया हो सकता है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक देश में बहुत बड़ी आबादी का वोट बैंक माना जाता है। और हालांकि यहां पर वो तमाम दल भी जानते हैं कि जो मौजूदा बिल आ रहा है इसमें ओबीसी का आरक्षण अभी फिलहाल दे पाना शायद कानूनी तौर पर संभव ना हो, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखेंगे तो विपक्षी दल ओबीसी कार्ड इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की संख्या बहुत ज्यादा है अलग अलग राज्यों में, और ओबीसी वोट बैंक को लेकर ही आप देखिए